हेलो बच्चों, अपन पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो है वो रेफर करता है इलेक्ट्रिसिटी को और स्टैटिक रेफर कर रहा है आपके रेस्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमेना है जो होती है चार्ज की वजह से। तो अपन बात कर रहे हैं कि जब चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में होगा उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेफिनेशन बनाऊं तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ study of charge when it is in rest condition is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो अभी तक अपन ने क्या बात की, चैप्टर का नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो रेफर कर इलेक्ट्रिसिटी को, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे चार्ज के टर्म्स में। तो चार्ज कैसी कंडीशन में होना चाहिए, रेस्ट में। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है जब चार्ज किसमें होगा, आपके रेस्ट कंडीशन में, उसके क्या क्या फिनोमेना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है चार्ज की, जब वो रेस्ट में होगा वो सारे के सारे अंडर आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के। ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं। देखो यहां पे आपका चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है। अब जरूरी थोड़ी ना ये रेस्ट में रहे, ये मोशन में भी हो सकता है। तो अपन दो केस ले रहे हैं, या तो ये रेस्ट में होगा या फिर ये होगा आपके मोशन में। अगर रेस्ट में है तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। अगर मोशन है, मोशन दो टाइप का हो सकता है, या तो नॉन एक्सिलरेटेड या फिर आपके पास में होगा एक्सिलरेटेड। नॉन एक्सिलरेटेड और एक्सिलरेटेड। ठीक है, जब आपका चार्ज नॉन एक्सिलरेटेड मोशन में होगा तो ये दो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और जब आपका चार्ज एक्सिलरेटेड कंडीशन में होगा तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये अपने को अपनी बुक के अंदर पढ़ने सारे चैप्टर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस से। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो एक स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। मतलब आपका चार्ज कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। जरूरी नहीं है चार्ज रेस्ट में, मोशन में भी हो सकता है। अब मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नॉन एक्सिलरेटेड या फिर एक्सिलरेटेड। अगर नॉन एक्सिलरेटेड मोशन है, मान लो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, नॉन एक्सिलरेटेड का मतलब ये है, तो दो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसकी स्पीड चेंज होती है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो अपना वर्ड है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कोई भी मैटर की, कोई भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसके अंदर होगी ही होगी। कोई भी मैटर होगा उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा, ये उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो करती क्या है, इसकी वजह से अपन इलेक्ट्रॉन फोर्सेज के बारे में बात करते हैं। कौन से फोर्सेज के बारे में, इलेक्ट्रॉन फोर्सेज के बारे में, जो कि लगता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल बोले तो बहुत छोटे लेवल पे, 10⁻⁻15 मीटर पे। ठीक है, देखो चार्ज कोई भी मैटर की कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है।
और ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फोर्सेज के बारे में जो लगते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और जिनका डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। मान लो आप हाथ लेके जाओ टीवी के पास में, तो जो आपके बाल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है आपका, इलेक्ट्रॉन फोर्स। और क्यों लग रहा है, चार्ज की वजह से, ठीक है। तो चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपने को क्या महसूस हो रहा है, एक फोर्स महसूस हो रहा है, और एक बहुत छोटे लेवल पे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरी बात करते हैं अपन चार्ज की। तो जो चार्ज है उसके टाइप्स के बारे में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि चार्ज होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा होता है आपका, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। टाइप कितने चार्ज के, 2। हमेशा से कितने टाइप रहे, 2 टाइप रहे, 2 से ना ज्यादा ना कम। एक और पॉजिटिव चार्ज, एक आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोले तो प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करूं चार्ज का सिंबल। तो जो चार्ज का सिंबल होता है वो होता है Q। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। अपन बात करें चार्ज की यूनिट। 2 सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, एक होता है आपका MK सिस्टम, एक होता है आपका CGS सिस्टम। तो MK सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलम और CGS सिस्टम में होती है स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको C से डिनोट करते हैं। और 1 कूलम इक्वल्स टू द 3 × 10⁹ ESU या 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। चार्ज के बारे में बात की। देखो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रॉन फोर्स लगते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जो बोले तो डिस्टेंस होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक आपका नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज का सिंबल होता है Q, ठीक है। और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है स्टेट कूलम या ESU, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम इक्वल्स टू 10⁻⁹ ESU होता है या स्टेट कूलम होता है। इतना पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन। अब आज के लिए क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। ये आपको खुद से करना है कि चार्ज की क्या डायमेंशन होगी, ये आपको खुद को कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो इस बारे में डील करती है कि चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक कोई भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फोर्सेज के बारे में, जो लगते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। टाइप ऑफ चार्जेज मैंने बताया आपको, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या आपका होगा नेगेटिव चार्ज। चार्ज का सिंबल होता है Q, और जो यूनिट होती है वो होती है SI सिस्टम में होती है कूलम, और CGS सिस्टम में होती है ESU या स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU या स्टेट कूलम होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, उसको सेंस कैसे करते हैं, उसको बारे में पता कैसे चलता है, ठीक है। टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके लिए आता है आपके पास में गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। अपन अभी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होगा। अब 2 टाइप के चार्ज, एक है पॉजिटिव, एक है आपका नेगेटिव। अगर आपके पास में सेम चार्ज है, या आपके पास में कैसे है, अपोजिट चार्ज है,
ठीक है, जब सेम चार्ज होंगे या तो उनके बीच में लगेगा रिपल्सन, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स, मतलब एक दूसरे से वो दूर जाएंगे। और जब अपोजिट चार्ज होते हैं, ये तो तुमको सबको पता है, अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तुम डेली लाइफ में देख सकते हो, जो सेम चार्ज होते हैं, सेम टाइप के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के आते हैं, पास आते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं अपन। जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन जहां पे भी वर्ड आता है उसका बेसिक मीनिंग आपको पता है, नीदर बी क्रिएटेड, नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफर तो कर सकते हो, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके अपन। अगर सेम चार्ज होंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड आपके पास, जिसको बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास में क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि भाई अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने बेसिक मीनिंग है कि चार्ज ट्रांसफर करना है। अब एक ऑब्जेक्ट से कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब मैं चार्ज ट्रांसफर करूंगा तो मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, वो रिलेट करता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो जो मिनिमम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है उसको बोलते हैं अपन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, क्वांटम नंबर है कि एक ऐसी वैल्यू जिससे मिनिमम चेंज आ सकता है, कम से कम जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं अपन क्वांटम नंबर। जब आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज ट्रांसफर कर रहे होगे तो मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, वो किसको डिनोट करेगा, क्वांटम को। और जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब समझो इसका कि जब भी आप चार्ज ट्रांसफर करोगे तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा नेचुरल नंबर का। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि जब भी आप चार्ज ट्रांसफर करोगे तो एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या मैं बोलूं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 3 ट्रांसफर कर सकते हो, 4 ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया या 3/4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना। तो क्वांटिनाइजेशन बोलता है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो सबसे फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, और Q इक्वल टू होता है आपके पास में Ne। ठीक है, Q आपके पास में टोटल चार्ज, N है आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है आपके पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जिसकी वैल्यू आपको पता होती है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तो कोई दिक्कत है। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक मीनिंग है कि Q इक्वल्स टू होना चाहिए Ne के बराबर, कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3/4 इलेक्ट्रॉन चला गया, या 1/4 इलेक्ट्रॉन चला गया, या हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन एक्सेप्शन है, जो क्वार्क्स होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वो 1/2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3/4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है उनमें। लेकिन उनका भी जो टोटल चार्ज होगा, क्या होगा, जब आप टोटल चार्ज के बारे में बात करेंगे तो जो उनका टोटल चार्ज होगा वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही होगा।
मतलब जो उनका टोटल चार्ज होगा वो क्वांटिनाइजेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि आप जब भी चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है नेचुरल नंबर का। Q इक्वल टू होता है आपका NE और यहीं से आपका सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल बनता है। जब आप बुक उठा के देखोगे तो फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, तो देखो सिंस हमको पता है भाई Q इक्वल टू कितना है NE, Q की वैल्यू उसने दे दी कितनी आपको 1 कूलम्ब, ये Q की वैल्यू है तो 1, N अपने को पता नहीं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी मैंने बताया आपको कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 -19। N की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 1 को 1.6 इंटू 10⁻19 जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखूंगा कि पावर किस में माइनस में, तो ये पावर कहाँ चल जाएगी ऊपर, तो 1.6 इंटू 10⁻19 पॉइंट हटाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और इसको कर लो सिंप्लीफाई। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हो? जो कूलम्ब है वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए उसकी छोटी यूनिट्स लेते हैं अपन, माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, मिली कूलम्ब के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आपको ओरली आंसर पता होना चाहिए कि 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम्ब चार्ज में। 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं 4th प्रॉपर्टीज के, जो है इसका एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि मान लो आपके पास में एक सिस्टम है, ये आपके पास में क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है? तो इस पे जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो बराबर आएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। देखो बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में, बात नहीं कर रहे हैं कि सिंपल ऐड कर देंगे, बात कर रहे हैं अपन एल्जेब्रिक सम के बारे में। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि आप उनके साइन को भी कंसीडर करोगे, साइन मस्ट बी कंसीडर्ड। साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। मान के चलो एक सिस्टम है -3 कूलम्ब +4 कूलम्ब 5 कूलम्ब 9 कूलम्ब -2 कूलम्ब। तो जब मैं इसके टोटल चार्ज के बारे में बात करूंगा तो मेरे को लेना पड़ेगा -3 +4 +5 +9 -2 और कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा 13 कूलम्ब। तो टोटल चार्ज कितना है 13 कूलम्ब। ठीक है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट पे या एक सिस्टम पे चार्ज कैलकुलेट करते हो तो आपको उसका एल्जेब्रिक सम लेना है। मतलब आपको साइंस को भी, साइन जो है उनके पॉजिटिव नेगेटिव उनको भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। मान के चलो आपके पास दूसरा सिस्टम है -3 कूलम्ब -2 कूलम्ब -6 कूलम्ब -11 कूलम्ब +20 कूलम्ब। टोटल चार्ज क्या होगा कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, या तो कोई दिक्कत है? अपन चार्ज प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं, ये समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले। देखो लास्ट प्रॉपर्टी आपकी चार्ज की, जिसका नाम है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। मतलब चाहे आपका चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तब आपका क्वेश्चन बन रहा होगा, अरे सर ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी वैल्यू जो स्पीड में आने पर, रेस्ट में आने पर चेंज हो जाता है? तो वो फिजिकल क्वांटिटी है मास। अगर आप मास के बारे में बात करें तो मास रेस्ट कंडीशन में और मास मोशन की कंडीशन में कभी भी इक्वल नहीं होता है। मास क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। ठीक है ना? मास जो चेंज होता है वो आइंस्टाइन के फॉर्मूला चेंज होता है, m = m0 √1 - v²/c²। जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे मास भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा चार्ज के साथ नहीं है। अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करने लग जाओगे
तो आपका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन चार्ज चाहे रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे सेम रहेगा। अगर रेस्ट में 3 कूलम है तो मोशन में भी कितना रहेगा, 3 कूलम ही रहेगा। मास के साथ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी जो भी बेसिक। अब अपना बनता है एक क्वेश्चन कि भाई कोई भी सब्सटेंस पे, या क्वेश्चन है कि 1 मोल में कितना चार्ज होगा, 1 मोल सब्सटेंस पे कितना चार्ज होगा। तो 1 मोल सब्सटेंस में पार्टिकल्स कितने होते हैं। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके पास में, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ये एवोगाड्रो नंबर है। और इतने सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मोल में। अब मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो Q इक्वल टू कितना होता है, N। ये किसकी वैल्यू आपके पास में, N की। तो N 6.022 इंटू 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है। जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 96500 कूलम। और इसको बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 फैराडे की क्या वैल्यू होती है तो वो होता है आपका 96500 कूलम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक। बस अब अपन बात कर रहे हैं अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, न्यूमेरिकल नंबर 2। या फिर अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की अपन ने। सबसे पहला, अगर आपके पास में सेम चार्ज है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, सेम चार्ज, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अगर अपोजिट चार्ज तो उनके बीच में क्या होगा आपके पास में, अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने किसके बारे में बात की कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। मैं बात करूं थर्ड प्रॉपर्टी में, भाई ट्रांसफर कर रहे हैं कितना होगा, वो प्रॉपर्टी आपके पास में क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। बोले तो Q इक्वल टू NE। यहां से अपन ने अपना बुक का फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया था। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे अपन, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि जब भी आप ऐड करोगे सिस्टम के टोटल चार्ज को तो उसका एल्जेब्रिक सम होना चाहिए। कौन सा सम होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम। ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। खत्म हो गई है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब Q रेस्ट इक्वल्स टू Q मोशन। जितना चार्ज रेस्ट में है उतना चार्ज किस में रहेगा, आपके मोशन में होगा। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना तो आप नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। कितना ट्रांसफर होगा, हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, Q इक्वल्स टू NE। और एडिटिव नेचर का मतलब है एल्जेब्रिक सम, हमेशा आप साइन कंसीडर करोगे पॉजिटिव नेगेटिव का। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, रेस्ट में और मोशन में चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब अपन आते हैं बुक के एग्जांपल नंबर 2 पे। तो एग्जांपल नंबर 2 है आपका, उससे पहले एक बात बता देता हूँ छोटी सी आपको, कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास ट्रांसफर होना कंपलसरी है। जब भी आपका क्या ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब क्या ट्रांसफर होगा, उसमें मास। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही होता है कितना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट था, उसका मास 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया। उसका मास कितना बढ़ गया, 9.1। क्वेश्चन नंबर 2, मास जो इंक्रीज हुआ है, मास इंक्रीजेज बाय 9.1 नैनोग्राम। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे एमकेएस सिस्टम लेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम हो गए। और मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻12 kg हो जाएगा। मतलब आपके ऑब्जेक्ट का मास इतना पहले से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करें हमने। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड, एन निकालना आपको। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है,
9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg मास ट्रांसफर होगा। अब आपको इतना मास इंक्रीज दिया हुआ है, n निकालना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज इन मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंक्रीज इन मास कितना आपके पास में 9.1 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सोल्व कर लो इसको, तो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10⁻⁻12 इंटू 10⁻31 ऐड करो 19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे? 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया? इससे पहले मैं बताना चाह रहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो तो मतलब उसका क्या ट्रांसफर होता है? मास ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का मास तो ट्रांसफर हो गया होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो गया है 9.1 नैनोग्राम से। नैनोग्राम को अपन ने पहले ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया, फिर इसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने किलोग्राम के अंदर। ठीक है, तो मास हो गया आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻12 kg और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर आपको n निकालना है तो डेल m अपॉन m ही हो गया और आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, थर्ड को जो क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर जो 3 है कि एक कप ऑफ वाटर के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे या कितने पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक आपको कप दिया हुआ है पानी से भरा हुआ और वो पूछ रहा है कि उसके अंदर टोटल कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा। क्या दिया? कप ऑफ वाटर दिया हुआ है, कप ऑफ वाटर आपको गिवन है और वो आपको ऐसे पूछ रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो कप ऑफ वाटर से वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना आपके पास में H2O। अब H2O के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे? 10 होंगे, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, 2 + 8 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, और अपने को पता है चार्ज Q इक्वल्स टू कितना होता है? N ही होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अपने पास में? 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 Ne। अब मेरे को अगर पता चल जाए कि n एक कप ऑफ वाटर में जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो अपने को मानना पड़ेगा कि जो कप का जो मास है वो कितना है? 250 ग्राम। आइडियल कप मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट 11 में पढ़ा है आपने। मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो इसको। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो देखो अभी तक क्वेश्चन वापस एक बार देख लो जल्दी में। कप ऑफ वाटर है, आपसे पूछा कि फाइंड टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आएंगे? आपके प्रोटॉन के बराबर आएंगे वाटर के केस में। ठीक है, अब वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2। अब H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। 8 तो ऑक्सीजन के और 2 किसके? आपके हाइड्रोजन के। सिंस हमको पता है Q इक्वल्स टू कितना होता है? Ne। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 है, तो 10 Ne हो गया। और E है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जिसकी वैल्यू अपने को पता है। E इक्वल्स टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा? कप को आइडियली माना, उसका मास मान लिया 250 ग्राम। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट का था गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मास कितना गिवन है? 250 ग्राम। मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। n मेरे को निकालना है और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई? 250 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये n की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट Q इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम। आप पॉजिटिव चार्ज निकालो चाहे नेगेटिव चार्ज निकालो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन दिक्कत है क्वेश्चन में? पक्का नहीं है। चलो देखते हैं अपन आगे। अपना जो एक टॉपिक बच गया था कि अपन पता कैसे करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने बात की थी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज की पोलरिटी के बारे में बताता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना। गोल्ड लीफ इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? पोलरिटी ऑफ चार्ज बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है जार होता है गिलास का। एक गिलास का जार होता है। ठीक है, जिसके ऊपर लगा होता है कॉर्क। ठीक, एक मेटेलिक रोड होती है ऐसे, ये मेटल की रोड है और इसके यहाँ पे दो गोल्ड लीफ लगी होती है। इसके यहाँ पे क्या लगी होती है? दो गोल्ड लीफ लगी होती है। ठीक है, ये मेटेलिक कंडक्टर होता है। ये आपका कॉर्क है, ये जार हो गया, ये गोल्ड लीफ हो गई। और इसको डिस्चार्ज करने के लिए इसको कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं टू अर्थ। अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो अभी अपन ने क्या इसके बारे में बात की। कॉर्क होता है, मेटेलिक रोड होती है। ठीक है, और गोल्ड लीफ है, ये आपके मेटेलिक रोड है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रोड यहाँ पे लेके आते हैं इसके पास में से। इस पे चार्ज है पॉजिटिव और इसको यहाँ से टच कराया जाता है। तो जैसे आप इस पे टच कराओगे तो इस पूरी मेटेलिक रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये लीफ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों लीफ क्या करेंगे? दूर चली जाएंगी। तो अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, अपन लेके आते हैं एक मेटल रोड। ठीक है, जिससे मेटल रोड से जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर थ्रू मेटेलिक रोड और कहाँ पे पहुंचेगा? गोल्ड लीफ के पास। गोल्ड लीफ के पास में पहुंचेगा और वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो अभी तक क्या करा, एक मेटेलिक रोड को लेके आए इसके पास में, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस रोड को मिल गया और जैसे ही इस रोड को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज तो गोल्ड लीफ क्या करेंगे? दूर दूर चले जाएंगे। अब अपने को चेक करना है कि दूसरी रोड पे कैसा चार्ज है, तो अपन दूसरी रोड को इसके पास लेके आएंगे। ठीक है, अब अगर जो अदर रोड है उसका चार्ज क्या रहता है, अदर रोड लेके आए, अगर उस पर सेम चार्ज है, या तो सेम चार्ज हो सकता है या अपोजिट चार्ज हो सकता है। अगर उस पर सेम चार्ज है तो गोल्ड लीफ करेंगी दूर दूर एक दूसरे से। अगर अपोजिट चार्ज है तो गोल्ड लीफ एक दूसरे के पास आ जाएंगे। गोल्ड लीफ away from each other, gold leaf attract each other। कोई दिक्कत है? देखो गोल्ड लीफ में क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक जार होता है ग्लास का जिसके अंदर एक मेटल रोड होती है और यहाँ पे क्या करा जाता है, एक कॉर्क लगा के उसके दो गोल्ड लीफ होती है। ठीक है,
तो अपन को क्या करना है, मेटल के जो चार्ज है, कोई भी चार्ज की पोलरिटी चेक करनी है। उससे पहले क्या करते हैं अपन, एक मेटल रोड लेके आते हैं कोई से भी चार्ज के, तो उसको अपन ने टच कराया यहाँ से, तो पूरी मेटल रोड पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और गोल्ड लीफ एक दूसरे से क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, दूसरी रोड को लेके आएंगे, अगर उस पर सेम चार्ज हुआ जैसा पहली वाली रोड पे था, इस वाली रोड पे, तो जो गोल्ड लीफ है दूर रहेंगे एक दूसरे से। अगर अपोजिट चार्ज हुआ तो एक दूसरे से क्या करेंगे, पास पास आएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का।